हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 9 का इंग्लिश मॉडल पेपर करेंगे जिसका सेट नंबर 1 है। इसके पहले मैंने आप लोगों को बहुत सारा सेट करवा दिया है, जैसे कि साइंस का सेट, हिंदी का सेट। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों ने वो सेट देख चुका होगा। आप लोगों के लिए ये सेट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस इससे भी आएंगे आप लोगों को एग्ज़ाम में। इसलिए आप लोग ज़रूर से ज़रूर जितना भी सेट है सारे सेट को अच्छा से कंप्लीट करके ही जाइएगा, ताकि एग्ज़ाम में आप लोग अच्छा से परफॉर्मेंस कर सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इंग्लिश का हम लोग सेट। देखिए, इसमें पहले आपका दिया हुआ है जनरल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। जनरल इंस्ट्रक्शन में ये है वही जो हम लोगों ने हिंदी में देखा था, सामान्य निर्देश, उसी को यहाँ पे इंग्लिश में दिया हुआ है। क्या दिया है तो हम लोग इसको पढ़ के थोड़ा सा समझ लेते हैं। दिया हुआ है कि द क्वेश्चन, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, द क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 3 सेक्शन, यानी कि यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो 3 पार्ट्स में आएगा। ठीक है, पहला आएगा रीडिंग, दूसरा आएगा राइटिंग और तीसरा लिटरेचर। ठीक, सेकंड नंबर में दिया हुआ है कि द अटेम्प्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन अ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन फॉर ईच पार्ट्स। ठीक है, तीसरा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर इन देयर ऑन वर्ड्स एज फार एज प्रैक्टिकेबल, यानी कि आपने जो क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन आंसर है जो कि अपने भाषा के अनुसार ही दे। जैसे कि हिंदी में हम लोग पढ़े थे, सेम चीज़ इसमें भी बताया गया है कि अपने शब्दों में ही आंसर आपको देना है। चौथा नंबर में दिया हुआ है द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 19, यानी कि क्वेश्चन नंबर है जो कि आप लोगों को टोटल क्वेश्चन 19 रहेगा। ठीक है, तो देखिए पहला सेक्शन है रीडिंग का। सेक्शन ए में दिया हुआ है आपका पहला रीडिंग, जो कि आप लोगों का 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यहाँ पे पैसेज दिया है। क्या करना है यहाँ पे, देखिए आपको पैसेज जो कि अच्छे तरीके से पढ़ना है। क्या दिया हुआ है पढ़ लेते हैं। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पे 5 क्वेश्चन आपको पैसेज पढ़ना है और 5 क्वेश्चन का आंसर दिया है। इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन देगा और उसको आपको यहाँ पे पढ़ के इसका आंसर देना है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, पहले ये पूरे पैसेज को अच्छे तरीके से पढ़ना है। अब पढ़ने के बाद 5 क्वेश्चन जो इसका दिया हुआ है इससे संबंधित, यानी इससे रिलेटेड जो भी 5 क्वेश्चन दिया है उसका आपको आंसर देना है। तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट डू पीपुल थिंक इन एवरी कंट्री। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि व्हाट डू पीपुल थिंक इन एवरी कंट्री। तो इसको हम लोगों को पहले पूरा पैसेज को पढ़ना होगा, उसके बाद ही हम आंसर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं पैसेज को। देखिए यहाँ फर्स्ट लाइन दिया हुआ है इन एवरी कंट्री पीपुल इमेजिन दैट दे आर द बेस्ट एंड द क्लेवरेस्ट एंड द अदर्स आर नॉट सो गुड एज दे आर। इसका मतलब है कि हर देश में लोग सोचते हैं कि वे अच्छे और सबसे चतुर हैं और दूसरे उतने अच्छे नहीं हैं जितना कि वो लोग हैं। जैसे हमारे देश में भी होता है कि हमारे पड़ोसी सोचते हैं कि हम अच्छे हैं और भी कोई लोग अच्छा नहीं है, जितना हम जानते हैं उतना कोई नहीं जानता है। इस तरीके से हर कंट्री के लोग भी यही सोचते हैं। ठीक है, यहाँ दूसरा लाइन है कि द इंग्लिश मैन थिंक्स दैट ही एंड हिज कंट्री आर द बेस्ट। दूसरा लाइन बोल रहा है कि अंग्रेज सोचता है कि वह और उसका देश सबसे अच्छा है। द फ्रेंच मैन इज़ वेरी प्राउड ऑफ फ्रांस एंड एवरीथिंग फ्रेंच। और जो फ्रांस के लोग हैं, फ्रांसीसी लोग, वो भी सोचते हैं कि हम भी बहुत अच्छे हैं और वो अपने हर चीज़ पर बहुत ही गर्व करते हैं। द जर्मन्स एंड इटालियंस थिंक नो लेस ऑफ देयर कंट्रीज। और जो इटालियन लोग हैं, यानी कि जो जर्मनी और इटालियंस लोग हैं, वो अपने देशों से कम नहीं सोचते हैं, यानी कि अपने देशों को वो लोग भी कम नहीं सोचते हैं। फिर नेक्स्ट लाइन है यहाँ पे मैनी इंडियंस इमेजिन दैट इंडिया इज इन मैनी वेज द ग्रेटेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। और जो भारतीय लोग हैं
कई भारतीय यह भी सोचते हैं कि भारत कई मायने में दुनिया का सबसे महान देश है। नेक्स्ट लाइन है, एवरीबडी वांट्स टू थिंक वेल ऑफ हिमसेल्फ एंड हिज कंट्री, बट रियली देयर इज नो पर्सन हु हैज़ नॉट गुड सम गुड एंड सम बैड क्वालिटीज़। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हर कोई अपने और अपने देश के बारे में अच्छा सोचना चाहता है, लेकिन वास्तव में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसमें कुछ अच्छा और कुछ बुरा गुण ना है। मतलब कि हर देश में या फिर हर व्यक्ति के अंदर हर कोई सोचता है कि हम अच्छा हैं, लेकिन हर व्यक्ति या हर इंसान या फिर हर देश के अंदर में क्या होता है कि कुछ अच्छा और कुछ बुरा होता ही है। जैसे हमारे भारत में भी कुछ अच्छा है कुछ बुरा है, हम जैसे इंसान हैं तो हमारे अंदर कुछ अच्छा है कुछ बुरा है। जैसे इसी तरीके से हर इंसान या फिर हर जगह में क्या होता है, कुछ अच्छा कुछ बुरा होना जरूरी होता है। उसके आगे नेक्स्ट लाइन है, इन द सेम वे देयर इज नो कंट्री विच इज़ नॉट पार्टली गुड एंड पार्टली बैड। उसी तरीके से क्या होता है, कोई भी देश ऐसा नहीं है जो कि आंशिक रूप से अच्छा है या फिर आंशिक रूप से बुरा ना हो। यानी कि इसका मतलब ये है कि इससे ये मतलब नहीं है कि मतलब कि कुछ देश है जो कि अच्छा है और कुछ देश बुरा भी है। इसीलिए हम लोग पूरा रूप से हम किसी को बुरा भी नहीं बोल सकते, पूरा रूप से हम उसको अच्छा भी नहीं बोल सकते। यानी कि सब के अंदर गुड क्वालिटी और बैड क्वालिटी दोनों होता है। ठीक है, वी मस्ट टेक गुड wherever we find it and try to remove the bad wherever it may be। मतलब कि हमें जहाँ कहीं भी अच्छाई मिलती है उसे ले जाना चाहिए और जहाँ कहीं भी बुराई मिलती है उसे क्या करना चाहिए, दूर करने का प्रयास करना चाहिए। इस लाइन का मतलब यही है, यानी कि हमें जहाँ से अच्छाई मिलता है हम उसे अपने अंदर ले लें, अपने अंदर ग्रहण कर लें। लेकिन अगर हमें बुराई मिलता है तो हम क्या कर सकते हैं, उस बुराई से हम दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। इस कहानी का सारांश यही है। ठीक है, आप लोग इसको अच्छा से हिंदी में समझ गए होंगे। अब इसका क्वेश्चन हम लोग करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डू पीपुल थिंक इन एवरी कंट्री। यानी कि हर देश में लोग क्या सोचते हैं। तो क्या सोचते थे, ये सोचते हैं कि हर लोग हैं यानी कि हमारा कंट्री बेस्ट है, यही सोचते थे। तो इसका आंसर देखिए आपका यहाँ हो जाएगा। इसका आंसर यहाँ पे फर्स्ट नंबर में हो जाएगा, इन एवरी कंट्री पीपुल इमेजिन दैट दे आर द बेस्ट एंड क्लेवरेस्ट एंड द अदर्स आर नॉट सो गुड दे एज दे आर। यानी कि यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो गया मतलब हर देश में लोग यही सोचते थे क्या कि वे सबसे अच्छे हैं, सबसे चतुर है और दूसरे उतना अच्छा नहीं है जितना वो है। हम भी वैसे ही सोचते हैं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन होगा, देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डू मेनी इंडियंस इमेजिन। और कि जो इंडियंस है वो क्या इमेजिन करते हैं, यानी वो क्या सोचते थे। तो बहुत से भारतीय लोग क्या मतलब कल्पना करते हैं। तो हम भारतीय लोग भी क्या करते हैं कि इसका आंसर हो जाएगा, मेनी इंडियंस इमेजिन दैट इंडिया इज़ इन मैनी वेज द ग्रेटेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। यानी कि कई भारतीय लोग भी यह सोचते हैं कि भारत कई मायने में दुनिया का सबसे महान देश है। 3 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट मस्ट वी डू। यानी कि हमें क्या करना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा, वी मस्ट टेक। यानी कि हमें क्या करना चाहिए, अच्छा गुणों को क्या करना चाहिए, अपने अंदर ऑब्जर्व करना चाहिए और जो बुरा गुण है उसको हमको निकाल के फेंक देना चाहिए। यानी कि वी मस्ट टेक गुड वेयर एवर वी फाइंड इट एंड ट्राई टू रिमूव द बैड एवर एवर इट मे बी। यानी अच्छाई को ग्रहण करना चाहिए और बुराई को हम लोगों को अंदर से निकालना चाहिए, यही यहाँ पे कहा गया है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट डज द मैन पोसेस। यानी कि मनुष्य के पास क्या है, जो भी मनुष्य है उनके पास क्या है। इसका आंसर होगा, ए मैन पोसेस सम गुड एंड बैड क्वालिटीज। ये जो मनुष्य है हर मनुष्य के अंदर में क्या है, कुछ गुड क्वालिटीज़ है और कुछ बैड क्वालिटीज़ है। यानी कि कुछ अच्छा गुण भी है और कुछ बुरा गुण भी है। ठीक है, नेक्स्ट 5 नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है, चूज द एंटोनिम्स ऑफ रोस्ट एंड फ्यू फ्रॉम द गिवन पैसेज। यानी कि यहाँ पे जो पैसेज दिया हुआ था आपका, उसमें आपका जो एंटोनिम्स आपको यहाँ पे ज्ञात करना है।
ठीक है। एंटोनिम्स मतलब क्या होता है, विलोम शब्द, यानी कि इसका विपरीत। तो पहला दिया है रोस्ट और दूसरा दिया है फ्यू, ठीक है। तो हम लोग इसका हो जाएगा रोस्ट मतलब होता है कि बेकार, तो इसका आंसर हो जाएगा बेस्ट। बेस्ट यानी कि अच्छा। फ्यू मतलब होता है कि थोड़ा सा, थोड़ा सा का उल्टा क्या हो जाएगा, बहुत सारा, यानी कि मेनी। 6 नंबर क्वेश्चन है मेक सेंटेंस विथ द गिवन वर्ड्स, यानी कि यहाँ पे जो वर्ड्स दिया हुआ है ये दोनों प्राउड और कंट्री, इससे आपको सेंटेंस बनाना है। तो हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, इसका आंसर हो जाएगा प्राउड का। आप आई प्राउड टू बी आई एन इंडियन, ये जो पैसेज दिया इससे आप बना सकते हैं, आई प्राउड टू बी इंडियन। दूसरा है कंट्री, कंट्री से इसका वर्ड सेंटेंस बन जाएगा, यानी कि वाक्य बनाना है। तो वाक्य बन जाएगा इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन है गिव अ सुटेबल टाइटल फॉर द गिवन पैसेज, यानी कि ये जो हम लोग पैसेज हम लोग पढ़े हैं तो इसका समरी क्या निकलता है, यानी कि हम बोले कि संक्षिप्त इसका लिखना है एक आपको, तो हम इसका कैसे लिख सकते हैं, यानी कि इसका एक शीर्षक देना है। गिवन एक टाइटल देना, टाइटल का मतलब होता है शीर्षक, यानी कि ये जो अगर आपको कहानी लिखने के लिए दिया गया, इस कहानी का शीर्षक क्या हो सकता है, तो हम इसका शीर्षक लिखेंगे इमेजिन्ड कंट्री, यानी कि कल्पित देश, क्योंकि यहाँ पे सब अपने अपने देश के बारे में कल्पना कर रहा है। तो हम इसका आंसर लिख देंगे इमेजिन्ड कंट्री, ओके। तो हम लोगों का सेक्शन ए कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग सेक्शन बी कंप्लीट करते हैं। सेक्शन बी में आपका क्या है, राइटिंग। क्या है, राइटिंग। राइटिंग में आपको 10 मार्क्स का मिलेगा। इसमें भी आपको 5 क्वेश्चन बनाना है, 2 क्वेश्चन बनाना है, ठीक है, 2 क्वेश्चन बनाना है। देखिए यहाँ लिखा हुआ अटेम्प्ट एनी 2, यानी कि तो 2 क्वेश्चन अगर हम बनाएंगे तो हम लोगों को यहाँ पे 10 मार्क्स मिलेगा। एक क्वेश्चन हम लोगों को 5 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो देखते हैं इसका क्या क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन में है दिया हुआ है अटेम्प्ट टू एनी 2 क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है, यानी 2 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। पहला यहाँ पे 8 नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे जितने क्वेश्चन दिए हुए हैं मैं आपको सबको बता दूंगी, लेकिन आपको देना है सिर्फ 2 ही क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू प्रोवाइड कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी इन योर स्कूल, यानी कि आपको अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक को एक प्रार्थना पत्र लिखना है, जिसमें उनसे क्या करना है, आपको विद्यालय में कंप्यूटर को सीखने की सुविधा उपलब्ध कराने का अनुरोध करना है। यानी कि कंप्यूटर को सिखाने के लिए वो आपको स्कूल में प्रिंसिपल के पास एक लेटर लिखना है। तो देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि टू द हेडमास्टर प्रोजेक्ट हाई स्कूल, यानी यहाँ पे जो प्रोजेक्ट हाई स्कूल यहाँ पे जो दिया हुआ है ना, यहाँ पे क्या करना है, आपको अपना स्कूल का नाम लिखना है। तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे यही लिखिएगा टू और द हेडमास्टर यहाँ पे, लेकिन क्या करना है, यहाँ पे आपको अपना स्कूल का नाम देना है, ये स्कूल का नाम नहीं देना है। दे भी सकते कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ अपना स्कूल का नाम दे दीजिएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे जो डेट दिया हुआ है तो ये आप डेट दे सकते हैं, यहाँ पे कोई दूसरा डेट भी दे सकते तो चलेगा, ठीक है। डेट यहाँ पे देना है और फिर यहाँ पे सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट आपको देना है यही फैसिलिटीज़ फॉर लर्निंग कंप्यूटर्स इन द स्कूल, ठीक है, यही चीज़ आपको लिखना है। फिर आगे लिखना है सर, जैसे हम लोग हिंदी में महाशय लिखते हैं तो इंग्लिश में लिखेंगे सर। विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर अटेंशन to the computer teaching in the school. Our school does not have such facilities, मतलब कि यहाँ पे आपको लिखना है पूरे सम्मान के साथ मैं आपका ध्यान विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षण की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, या फिर लड़की है तो चाहती हूँ, ठीक है। हमारा स्कूल में क्या है कि जो हमारा स्कूल में इस तरीके से सुविधा नहीं है, कंप्यूटर का कोई सुविधा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है नाउ ए डेज कंप्यूटर लर्निंग हैज़ बिकम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर एजुकेशन, मतलब कि आजकल कंप्यूटर सीखना हमारी
शिक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है, इवन इन द प्राइमरी क्लासेस देयर इज कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी इन द ऑलमोस्ट ऑल द स्कूल्स। यानी कि प्राथमिक कक्षाओं में भी क्या कर दिया, लगभग सभी स्कूलों में कंप्यूटर सीखने की सुविधाएं दे दी गई हैं। वन कैन नॉट प्रोग्रेस इन लाइफ नाउ अडेज इफ ही इज इग्नोरेंट ऑफ कंप्यूटर। मतलब कि अगर हम लोग अगर कंप्यूटर नहीं सीख पाएँ तो आज कोई भी व्यक्ति जीवन में प्रगति नहीं कर सकता। यानी कि हम लोगों को क्या करना, कंप्यूटर सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल हर काम क्या है कि सब काम कंप्यूटर से ऑनलाइन ही हो रहा है। ऑनलाइन पेमेंट हो रहा है, ऑनलाइन सारा कुछ, बैंक में, ऑफिस में सब काम ऑनलाइन हो रहा है, यानी कि कंप्यूटर से हो रहा है। अगर हम लोग कंप्यूटर नहीं सीखें तो आज का जो हम लोग का जीवन व्यतीत कर सकते हैं, अच्छी तरीके से व्यतीत नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है, इन ऑल वेज ऑफ लाइफ कंप्यूटर्स आर यूज्ड। यानी कि अब हम लोग को जीवन के सभी क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। जीवन के जितना भी क्षेत्र है, या फिर बैंकिंग हो, रेलवे हो, या फिर कहीं भी है, या फिर हम लोग टिकट कटाने जाते हैं वहाँ भी, फॉर्म भरवाना हो वहाँ भी, सब जगह हमें क्या होता है कि हमें कंप्यूटर का ही यूज़ करना पड़ता है। इसलिए हम लोगों को अब अपने लाइफ में कंप्यूटर को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यहाँ पे यही बताया गया है। नेक्स्ट है, इन सच circumstance I would request you to provide this facility in our school at the earliest so that we students may be benefited। यानी कि यहाँ ये कहा जा रहा है कि ऐसी परिस्थितियों में मैं आपसे अनुरोध करूँगा, या फिर अगर लड़की है तो करूँगी, कि हमारे विद्यालय में यह सुविधा यानी कि कंप्यूटर की सुविधा जल्द से जल्द उपलब्ध करवाया जाए, ताकि हम छात्र लाभान्वित हों। लाभान्वित मतलब कि हम लोग कंप्यूटर सीख सकें। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पे पॉइंट लिख देना है कि थैंक यू योर ओबीडियंट, या फिर यहाँ पे अपना, फिर उसके बाद नाम लिख देना। ये नाम नहीं लिखना, ठीक है, आपको अपना नाम लिखना और यहाँ पे एड्रेस लिख देना, आपका एड्रेस लिख देना। बस यहाँ पे इतना ही आपको करना है। फिर नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर का। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू स्पेंड समर वेकेशन विथ यू। यानी कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपने मित्र को खर्च करने के लिए आमंत्रित करते हुए पत्र लिखिए। ठीक है, समर वेकेशन में आपके साथ में जाने के लिए उसमें खर्च करना है, तो उसके लिए यहाँ पे लेटर लिखना है। तो आप यहाँ पे आंसर इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे एड्रेस लिखना है पहले, ठीक है, आपका जो भी एड्रेस है आप एड्रेस लिख देंगे। यहाँ पे डेट लिखना है। अब यहाँ पे अपना दोस्त का नाम लिख करके यहाँ पे स्टार्ट करना है, डियर मनीष, या फिर जो भी आपका दोस्त का नाम है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। आई एम ग्लेड टू रिसीव योर लेटर, आई हैव जस्ट कम बैक फ्रॉम माई नेटिव होम। मतलब कि आपका पत्र पाकर मुझे बहुत खुशी हुई, मैं अभी अभी अपने पैतृक घर लौट रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आपको लिखना है, आई रिमाइंड देयर फॉर अ वीक, इट वॉज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस स्पेंडिंग ए वीक इन विलेज। यानी कि गांव में एक सप्ताह बिताना बहुत अच्छा अनुभव था। और फिर नेक्स्ट है, द विलेज एंड विलेजर्स ए प्लीड टू मी। यानी कि गांव और गांव वालों ने मुझसे अपील की। क्या अपील किया? आई गोट मैक्सिमम प्लेजर विथ देम इन द विलेज, नेचर वॉज इन इट्स फुल फॉर्म, देयर वॉज नो ह्यू एंड क्राई एंड देयर अर्बन लाइफ। मतलब कि ये बोल रहा है कि वहाँ के लोग ने मुझसे अपील किया, मुझे उनके साथ अधिकतम आनंद मिला। गांव में प्रकृति अपने पूर्ण रूप में थी, शहरी जीवन का कोई भी शोर शराबा नहीं था, मुझे माहौल का एक अच्छा बदलाव महसूस हुआ। और फिर बोलता है, आई फेल्ट ए फाइन चेंज ऑफ एटमॉस्फेयर। यानी कि मुझे पूरा एकदम बदलाव अच्छा सा महसूस हुआ। फिर नेक्स्ट बोल रहा है, आई इन्वाइट यू टू कम टू माई विलेज होम ड्यूरिंग द
इंजरिंग समर वेकेशन, यानी कि मैं यहाँ पे बोल रहा है, वो इनवाइट कर अपने दोस्त को, बोल रहा है मैं आपको आगामी गर्मी छुट्टियों के दौरान गाँव के घर आने के लिए आमंत्रित करता हूँ। यानी कि अपना दोस्त को आमंत्रित कर बुला रहा है कि आओ गर्मी छुट्टी में। इस बार तो बीत गया है, इस बार का अपना एक्सपीरियंस बता रहा है और अगले बार उसको बुला रहा है। नेक्स्ट है इज ए मैटर ऑफ फैक्ट यू विल बी वेरी हैप्पी टू पास द वेकेशन विथ अस इन द विलेज। आई होप यू विल एक्सेप्ट माई इन्विटेशन विथ रिगार्ड्स एंड बेस्ट विशेस। यानी कि वो अपने दोस्त को बोल रहा है कि अगले गर्मी छुट्टी के दौरान तुम भी आओ मेरे घर में, और वास्तव में आपको हमारे साथ गांव में छुट्टियां बिताने में बहुत खुशी होगी। मुझे आशा है कि आप मेरे आमंत्रण को या फिर निमंत्रण को सादर स्वीकार करेंगे। और इसके साथ वो क्या कहता है, अपना बेस्ट विशेस देता है उसको। उसके बाद फिर अपना लेटर को ख़त्म करता है। इस तरीके से आपको भी करना है। यहाँ पे फिर इसका यहाँ पे लिखना है योर सिंसियरली, और अपने यहाँ पे नाम दे देना है, ये नाम नहीं देना, संजय, जो भी आपका नाम है वो देना है, यहाँ पे एड्रेस देना है। फिर ये आपका लेटर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 10th नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन है राइट ए पैराग्राफ ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम और वैल्यू ऑफ ट्रीज। यानी कि आपको यहाँ पे क्या करना है कि समय का महत्व या फिर पेड़ का मूल्य के बारे में एक अनुच्छेद लिखना है पैराग्राफ में। तो देखिए हम लोग यहाँ पे, मैं आपको यहाँ पे दोनों का आंसर बता देती हूँ, आपको जो अच्छा लगे उसको एक ही तो सिर्फ लिखना है। ठीक है, यानी और मतलब कि या दोनों में से आपको एक ही लिखना है। पहले हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम का देख लेते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम का क्या है, यानी कि समय का महत्व। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, यानी कि समय और ज्वार किसी का भी इंतज़ार नहीं करता। ज्वार यानी कि समझते हैं ना, ज्वार भाटा जो क्या आता है कि समुद्र में जो आता है उसको बोलते हैं हम लोग ज्वार भाटा। यानी कि समय और ज्वार किसी का भी इंतज़ार नहीं करता है। इस तरीके से भी हम लोगों को भी किसी का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। मैन हैज़ ए लॉट ऑफ ड्यूटीज इन हिज शॉर्ट स्पेन ऑफ लाइफ एंड शॉर्ट टाइम इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इन वंस लाइफ। यानी कि मनुष्य के अपने छोटे से जीवन में बहुत सारे कर्तव्य होते हैं और इसलिए समय किसी के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, नेक्स्ट है वी शुड रिमेंबर दैट वी कैन नॉट रिकॉल द टाइम दैट इज़ गोन। यानी कि हमें क्या करना चाहिए, हमें यह याद रखना चाहिए जो समय बीत चुका है हमें उसे हम याद नहीं कर सकते। यानी कि जो समय बीत गया उसको हम वापस ला नहीं सकते हैं। वही यहाँ बोला गया है वी कैन स्टॉप द क्लॉक बट वी कैन नॉट स्टॉप द टाइम। यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम घड़ी को तो बंद कर सकते हैं, यानी घड़ी को बंद करके रख सकते हैं, लेकिन समय को हम लोग रोक नहीं सकते। यहाँ यही बोला गया। नेक्स्ट है वी कैन रीअगेन लॉस्ट मनी एंड लॉस्ट हेल्थ बट लॉस्ट टाइम इज गॉन फॉर एवर, सो वी शुड नो द यूज ऑफ टाइम। नेक्स्ट बोला है क्या है कि खोया हुआ समय हमेशा के लिए, यानी कि जो हम लोगों का खोया हुआ धन या फिर खोया हुआ स्वास्थ्य को वापस ला सकते हैं, लेकिन खोया हुआ समय को अगर चला जाता है तो हम उसको वापस नहीं ला सकते हैं। इसीलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, इसीलिए हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। ठीक है, दिस नॉलेज एंड हैबिट ऑफ प्रॉपर यूज ऑफ टाइम आर द सीक्रेट्स ऑफ सक्सेसफुल। यानी कि इसलिए हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए और यही ज्ञान और समय के सदुपयोग की आदत ही समय का सफलता का रहस्य है। यानी कि सफलता का रहस्य यहाँ बताया गया है कि सीक्रेट्स ऑफ सक्सेसफुल, यानी जो सक्सेसफुल व्यक्ति हैं वे क्या करते हैं, समय का अच्छा से उपयोग करते हैं और अपना ज्ञान को अच्छा तरीके से और भी बढ़ाते हैं, इसलिए वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। एंड सो वी मस्ट मेक द बेस्ट यूज ऑफ एवरी मोमेंट। इफ़ वी आइडल अवे आवर टाइम आवर अपॉइंटेड वर्क विल सफ़र एंड सक्सेस विल बी हार्ड टू अचीव। यानी बोल रहा है यहाँ पे कि और इसीलिए हमें हर पल सदुपयोग करना चाहिए, यानी कि समय का अच्छा से उपयोग करना चाहिए। यदि हम अपना समय व्यर्थ में गंवाते हैं तो हमें नियत कार्य को नुकसान होगा और सफलता प्राप्त करने में कठिनाई होगा।
ठीक है। यानी कि अगर हम लोग समय का अच्छा से उपयोग नहीं किए, सही समय पर सही काम नहीं किए, तो क्या होगा कि अच्छा से हम लोग है जो कि सफल व्यक्ति नहीं बन पाएंगे। जैसे कि अभी आप लोग का एग्ज़ाम है, तो आप लोगों को अच्छा से पढ़ना चाहिए, ना कि मोबाइल देखना चाहिए। अगर मोबाइल देखते हैं या फिर कोई वीडियोज़, मोबाइल देखने का मतलब है कि गेम खेल रहे हैं या फिर किसी से बात करके या फिर कहीं बाज़ार में मार्केट में घूम करके समय बिता रहे हैं, तो ये समय आपके पास वापस नहीं आएगा। और ये वापस नहीं आएगा। और अभी एग्ज़ाम का समय है, तो इसलिए आपको एग्ज़ाम पे पहले फोकस करना चाहिए, क्योंकि बाद में आप लोग बाजार तो घूम सकते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है, वी मस्ट डू आवर वर्क एट द earliest opportunity. We must always remember the proverbs. A stitch in times saves nine. That can be done today. Should not we put off for tomorrow. यानी कि यहाँ पे बोला गया है कि हम क्या करना चाहिए। यदि हम अपना समय व्यर्थ गवाते हैं तो नियत कार्य को नुकसान हो जाएगा और सफलता प्राप्त करने में हम लोगों को क्या होगा, बहुत मुश्किल होगा। इसलिए हमें अपना काम जल्द से जल्द करना चाहिए। हमें हमेशा एक कहावत याद रखना है। यहाँ पे एक कहावत दिया हुआ, यानी कि ये कहावत याद रखना चाहिए, समय में एक सिलाई 9 बचाता है। यानी कि समय में एक सिलाई 9 बचाता है। ये एक कहावत लिखा हुआ है यहाँ पे। आज जो किया जा सकता है उसे कल के लिए नहीं टालना चाहिए। यानी कि अगर हम लोग ये चीज़ कोई भी काम को आज कर लेते हैं, कर सकते हैं, तो उसको कल के लिए हम लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन आपको आज याद करना है, तो बस आज याद करना है, कल के लिए छोड़िएगा तो ये कल कभी नहीं आता है। इसलिए आपको ये काम आज ही करना होता है। ठीक है। और यहाँ पे सेकंड यहाँ पे दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ ट्रीज, यानी कि पेड़ का महत्व या फिर पेड़ का मूल्य। इसका यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इस तरीके से पैसेज, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ट्रीज हैव ग्रेट इंपॉर्टेंस एंड वैल्यूज इन आवर लाइफ। यानी कि वास्तव में पेड़ का हमारे जीवन में बहुत महत्व और मूल्य है। पेड़ हमारे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हम लोगों को इससे ऑक्सीजन मिलता है, फल फूल मिलता है, लकड़ी मिलता है जलावन के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे है, वी आर बेनिफिटेड बाय देम इन मैनी वेज। यानी कि हाँ, इनसे हमें अनेक प्रकार के लाभ होते हैं, बहुत सारा। जैसे कि दे गिव्स अस फ्रूट्स, वुड्स, सेड्स एंड सो ऑन। यानी कि ये हमें क्या करते हैं, फल देते हैं, लकड़ी देते हैं, रंग देते हैं, ईंधन, बहुत सारा चीज़ देते हैं। दे ऑल्सो गिव्स अस फ्यूल, फोडर एंड मेडिसिन etc। यानी कि इससे हम लोगों को ईंधन, चारा, दवाइयाँ हम लोगों की ये सब मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट ट्री गिव अस ऑक्सीजन विच इज एन इम्पोर्टेंट थिंग फॉर आवर मी। मतलब कि ये सबसे भी ज़्यादा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पेड़ हमें ऑक्सीजन देता है, जो हमारे जीवन के लिए क्या बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। हम लोग को जिंदा रहने के लिए क्या बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हमें पेड़ ही देता है। दे देम सेल्वेज यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीजिंग ऑक्सीजन। विदाउट ऑक्सीजन वी कैन नॉट लिव। सो trees are essential for our life. We must respect them and should plant more and more trees। यानी कि हम लोगों को क्या करते हैं, ये स्वयं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। यानी हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो पेड़ ग्रहण कर लेता है, और पेड़ क्या करता है, उसके बदले में हमें ऑक्सीजन देता है। ऑक्सीजन के बिना हम जीवित नहीं रह सकते, इसलिए पेड़ हमारे जीवन के लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हमें उनका क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए और पेड़ पौधा लगाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा जितना अधिक से अधिक हो हम पेड़ पौधा लगा सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया होगा ये वाला। अब हम लोग इसका सेक्शन सी पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का अब यहाँ पे सेक्शन सी। सेक्शन बी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। सेक्शन सी में क्या आप लोगों का लिटरेचर दिया हुआ है। ठीक है, सेक्शन सी में आपका दिया हुआ है, पार्ट 3 है ये। अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन नंबर। यहाँ पे बोला है कि अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन, यानी कि कोई भी 5 क्वेश्चन का आंसर देना है, जिसमें कि आपका क्वेश्चन नंबर 11 और 12 कंपलसरी है। कंपलसरी का मतलब कि सबसे ज़्यादा, मतलब कि 11 और 12 को आपका आंसर देना ज़रूरी है। यानी कि ये 2 ज़रूरी है और बाकी और कोई आप 3 दे सकते हैं, मिला करके टोटल 5 हो गया। यानी कि यहाँ पे 3-3 नंबर का कोई आंसर मिलेगा आपको,
एक क्वेश्चन पे 3 नंबर मिलेगा और टोटल 5 का आंसर देना, जिसमें कि 11 और 12 बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। 11 क्या दिया हुआ है, रीड द गिवन स्टेंजा एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, यानी कि यहाँ पे दिया हुआ जो श्लोक है उस श्लोक को पढ़ना है और उससे ही रिलेटेड आपको क्वेश्चन देगा, उससे ही आपको आंसर सॉल्व करना है। ठीक है, क्या श्लोक है हम लोग पढ़ लेते हैं। स्टेंजा मतलब होता है श्लोक, यानी कि पोएम देता है ना, उसी तरीके से श्लोक होगा। इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेंज द इनोसेंस ऑफ एयर दैट इज एवरीवेयर आवर ओन। मतलब कि यहाँ पे बोला जा रहा है यह मानव पृथ्वी है जिसे हम अपवित्र करते हैं। आग और धूल हमारे नरक हवा में मासूमियत और अपमानित करते हैं जो हर जगह हमारी अपनी है। यानी कि ये जो पृथ्वी है ये हम लोगों का अपना पृथ्वी है, लेकिन फिर भी मानव क्या कर रहा है, इसको बहुत ही ज़्यादा गंदा कर रहा है। तो इस यहाँ पे दिया हुआ, अब इससे संबंधित आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 ABC क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे ABC, जिसका क्वेश्चन को आपको आंसर देना है। यहाँ पे दिया हुआ पहला क्वेश्चन, नेम द पोएम फ्रॉम वेयर दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन, यानी कि क्वेश्चन पूछा कि उस कविता का नाम बताइए जहाँ से यह उदाहरण लिया हुआ है, यानी कि जहाँ से इस पैसेज इस स्टेंजा को उठाया हुआ है, उस पोएम का आपका नाम लिखना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नो मेन आर फॉरेन। ठीक है, पी नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, हु हैज़ रिटन दिस लाइन्स, यानी कि इस लाइन को किसने लिखा हुआ है, तो इसका आंसर होगा जेम्स किर्कअप। ठीक है, सी नंबर क्वेश्चन दिया है, चूज ए वर्ड फ्रॉम द स्टेंजा विच मीन्स पोल्यूट। पोल्यूट का अर्थ क्या है यहाँ पे बताना है आपको। ठीक है, पोल्यूट का अर्थ क्या है, पोल्यूट का अर्थ यहाँ पे हो जाएगा डिफाइल। डिफाइल का मतलब होता है, डिफाइल का यहाँ पे मतलब होता है कि यहाँ पे प्रदूषित, यानी कि ये जो पूरा दिया है इसका शीर्षक लिखना है, डिफाइल होगा। डिफाइल मतलब होता है कि यहाँ पे प्रदूषित। ठीक है, नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। मतलब यहाँ दिया हुआ है कि नीचे एक उदाहरण पढ़ना है और नीचे जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको यहाँ पे आंसर करना है, यानी कि इसको पढ़ना है आपको और यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया उससे संबंधित आपको क्वेश्चन को हल करना है। दिया हुआ है, माई फादर जेन्यूबडीन हैज़ नेदर much formal education nor much wealth. Despite these disadvantages, he possessed great innate wisdom and a true generosity of spirit. ठीक है, तो इसका अर्थ यह है कि यहाँ पे बोला गया है मेरे पिता ज़ैनुलाब्दीन, यानी कि यहाँ जो है ये है जो कि ज़ैनुलाब्दीन नाम का एक व्यक्ति है के पास ना तो अधिक औपचारिक शिक्षा थी और ना ही अधिक धन था। इन कमी के बावजूद भी उनके पास महान जन्मजात ज्ञान और आत्म की सच्ची उदारता थी उनके पास। बोला जा रहा है यहाँ पे क्वेश्चन, हु हैज़ द स्पीकर इन द अबव लाइन्स, यानी कि इन लाइंस को, ये जो लाइंस है ये लाइंस का वक्ता कौन है, यानी इस लाइंस को किसने बोला था, तो इसका एक आंसर होगा APJ अब्दुल कलाम आंसर। ठीक है, पी नंबर क्वेश्चन है, हु डिड नॉट हैव फॉर्मल एजुकेशन, यानी कि जो फॉर्मल औपचारिक शिक्षा है वो किन्होंने प्राप्त नहीं की थी, किनके पास नहीं था, इसका आंसर होगा ज़ैनुलाब्दीन। ठीक है, ज़ैनुलाब्दीन के पास नहीं था। ज़ैनुलाब्दीन डिड नॉट हैव फॉर्मल एजुकेशन। नेक्स्ट है सी नंबर, चूज ए वर्ड विच मीन्स इनबोर्न इन द गिवन पैसेज। इस पैसेज में इनबोर्न का मतलब क्या है, इसका आंसर होगा इनेट। ठीक है, क्या होगा, इनेट। इनेट का अर्थ होता है कि जन्मजात। 13 नंबर क्वेश्चन है, कैन
ए सैम्पल कैन ए सिंपल जॉब ऑफ द नाइफ किल ए ट्री, व्हाई नॉट। मतलब पूछा जा रहा है क्या चाकू का साधारण काम एक पेड़ को मार सकता है, क्यों नहीं। अब इसका आंसर देखना है। नो, ए मेयर स्टेबिंग इन ट्री कैन नॉट किल ए ट्री बिकॉज ए ट्री हैज डीप रूट्स इन द अर्थ एंड दोज वेरी रूट्स आर द सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। इसका मतलब है कि इसका आंसर होगा नहीं, पेड़ काटने का मात्र से कोई पेड़ नहीं मर सकता है। यानी कि पेड़ को अगर हम काट दें तो वो काटने से मरता नहीं है, क्योंकि एक पेड़ की जड़ें धरती में गहरी होती है और वही जड़ें इसके ताकत का स्रोत हैं। ठीक है। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डिड सेंट पीटर आस्क द ओल्ड लेडी फॉर, व्हाट वाज द लेडीज रिएक्शन। यानी कि क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि सेंट पीटर ने बुढ़िया से क्या मांगा, महिला की प्रतिक्रिया क्या थी। इसका आंसर होगा सेंट पीटर saw an old woman baking cakes in the cottage. We was feeling very hungry, so he asked the lady for a cake. The lady made a small cake, but as it lay baking on the fire, the lady thought it was too large to give away. यानी कि इसका मतलब है कि सेंट पीटर ने झोपड़ी में एक बूढ़ी औरत को केक बनाते हुए देखा और और बहुत भूख लगा हुआ था। सेंट पीटर को बहुत भूख लगा हुआ था, तो उसने महिला से एक के लिए कहा, यानी कि एक केक के लिए कहा। महिला ने एक छोटा सा केक बनाया, लेकिन जैसे ही वह आग पर बेक कर रही थी, यानी कि उसको पका रही थी, तो महिला ने सोचा इसे देना बहुत बड़ा है, यानी कि वह बहुत बड़ा है। उसने और भी छोटा केक बनाया, लेकिन ये भी उन्हें बहुत बड़ा लग रहा था। और आगे नेक्स्ट है, सी मेड स्टिल स्मॉलर वन, यानी कि वो और भी छोटा केक बनाती, फिर भी उनको लगता है कि बड़ा, क्योंकि फ्री में दे रही थी इसीलिए। बट दिस ऑल्सो अपीयर हैज़ टू ए बिग, यानी फिर भी उनको क्या लग रहा था, बड़ा लग रहा था वो केक। देन सी मेड ए केक एज थिन एज वेफर but she did not give that also. At last she put away all her cake on the shelf, gave Saint Peter nothing. मतलब कि फिर वो क्या किया, उन्होंने और भी छोटा केक बनाया, लेकिन ये फिर भी उनको क्या लग रहा था, बहुत बड़ा लग रहा था। फिर उन्होंने क्या किया, फिर से एक बहुत पतला केक बनाया, एकदम रोटी टाइप से पतला, लेकिन वह फिर भी नहीं दिया उन्होंने सेंट पीटर को। अंत में उसने अपने सारे केक स्वयं पर रख दिया, सेंट पीटर को कुछ भी नहीं दिया। यानी कि जितना भी केक था सब अपने पास रख लिया और सेंट पीटर को कुछ भी नहीं दिया। इसका आंसर ये है। 15 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट वेयर द थिंग्स ब्रूनो यूज्ड टू हैव इन दिस फूड लिस्ट। इसका क्वेश्चन बोल रहा है कि ब्रूनो अपनी भोजन की सूची में कौन सी चीज़ें रखता था। इसका आंसर देना है। इसका आंसर होगा ब्रूनो स्टार्टेड हैविंग एवरीथिंग एज हिज फूड लाइक वेजिटेबल, फ्रूट्स, नट्स, मीट, करी एंड राइस, रिगार्डलेस ऑफ कॉन्डिमेंट्स एंड चिलीज, ब्रेड, एग्स, चॉकलेट्स, स्वीट्स, पुडिंग एंड आइसक्रीम। मतलब कि जो ब्रूनो ने अपने भोजन के रूप में सब कुछ प्राप्त करना शुरू कर दिया। सब्जी, फल, मेवा, मांस, मछली, करी, चावल, ब्रेड, चॉकलेट, मिठाई, हलवा, आइसक्रीम, ये सब कुछ मतलब कि ये सब है जो कि खाने लगा था, उनका फूड लिस्ट में था। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है, हु वेयर अब्दुल कलाम्स स्कूल फ्रेंड्स, व्हाट डिड दे लेटर बिकम। यानी क्वेश्चन पूछा जा रहा है अब्दुल कलाम के स्कूल के दोस्त कौन थे, क्या किया, वे बाद में क्या बन जाते हैं। तो इसका आंसर होगा अब्दुल कलाम्स 3 क्लोज फ्रेंड्स, यानी कि उनके हैं जो कि 3 क्लोज फ्रेंड्स थे, यानी कि बहुत नज़दीकी घनिष्ठ मित्र थे। पहले थे रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। ठीक है, इनके 3 मित्र थे,
तीनों का नाम यहाँ दिया हुआ है। लेटर रामानंद शास्त्री बिकम द हाई प्राइस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल। अरविंदन went into the business of arranging transport for visiting pilgrims, and Shiv Prakasam become a catering contractor for the South Railway। यानी कि इसका आंसर दिया हुआ है कि अब्दुल कलाम के क्या थे, 3 मित्र थे, रामानंद शास्त्री, अरविंद और शिव प्रकाशन। बाद में रामानंद शास्त्री है जो कि रामेश्वरम मंदिर के महाजायक बने, और अरविंद है जो कि तीर्थ यात्रियों के लिए परिवहन में व्यवस्था करने के व्यवसाय चलाने लगे, और शिव प्रकाशन है जो कि दक्षिण रेलवे के लिए खान पान ठेकेदार बन गए। नेक्स्ट 17 नंबर का क्वेश्चन है, वाई डू प्रशांत एंड अदर वॉलंटियर्स रेसिस्ट द प्लान टू सेट अप इंस्टीट्यूशन फॉर ऑर्फेन्स एंड विडोज। यानी क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रशांत और अन्य सेवक अनाथ और विधवाओं के लिए संस्थाएं स्थापित करने की योजना का विरोध क्यों करते हैं। तो इसका आंसर होगा, दे फील दैट इन सच इंस्टीट्यूशन वुमेन सफ़र फ्रॉम स्टिग्मा एंड लोनलीनेस and children would grow up without love, so they consider the alternative of seeding foster families। यानी कि उन्हें लगता था कि ऐसी संस्था में महिला कलंक और अकेलेपन से पीड़ित होती है और बच्चे बिना प्यार के बड़े हो जाते हैं, इसलिए वे क्या करते थे, फॉरेस्टर परिवार स्थापित करने के विकल्प का विचार रखते थे। यहाँ पे आपका दिया हुआ है अटेम्प्ट एनीवन, यानी कि यहाँ पे चौथा पार्ट दिया हुआ है, और अटेम्प्ट एनीवन यानी कि एक क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें कि आपको एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, यानी कि एक ही क्वेश्चन का आंसर देना है। तो यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन दिया है, हु वॉज द रियल कल्प्रिट अकॉर्डिंग टू द किंग, वाई डज ही एस्केप पनिशमेंट। यानी कि राजा के अनुसार असली अपराधी कौन था, वह सजा से क्यों बचता है। तो इसका आंसर होगा, अकॉर्डिंग टू द किंग द लेट फादर ऑफ द रिच मर्चेंट इज द रियल कल्प्रिट। ही प्रेशराइज्ड द गोल्डस्मिथ while waiting for the goldsmith, the girl walked by and a distracted bricklayer made a weak wall which fell down, killing a thief, but the escapes the punishment as he is no more. His surviving has now to undergo punishment। यानी कि यहाँ पे इसका आंसर कहा जा रहा है, राजा के अनुसार धनी व्यापारी का दिवंगत पिता ही असली अपराधी है। उसने क्या किया, सुनार पर दबाव डाला, सुनार की प्रतीक्षा करते हुए लड़की चली गई और एक विचलित ईंट बनाने वाले एक कमजोर दीवार बनाई जो एक चोर की हत्या कर नीचे गिर गई, लेकिन वह सजा से बच जाता है, लेकिन वह नहीं है, उसके जीवित बचे रहने की सजा अब भुगतनी होगी। यानी कि उसको वो बच गया, लेकिन उसको फिर भी सजा उसको भुगतना पड़ेगा क्योंकि उसने चोरी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज बेहरमान्स ड्रीम्स, व्हाट डिड इट कम ट्रू। क्वेश्चन पूछ रहा, बेहरमन का सपना क्या था, वह कैसे सच हुआ। इसका आंसर देना है। तुम लिखेंगे, बेहरमन was a 60 years old painter. He lived on the ground floor of the building. His only dream in life was to paint it masterpiece. His dream was fulfilled when he painted the last leaf of the ivy creeper। यानी कि इसका आंसर यहाँ पे दिया है कि बेहरमन है जो कि 60 वर्ष का एक चित्रकार था। वह बिल्डिंग के ग्राउंड पर फ्लोर पर रहता था। जीवन में उनका एकमात्र सपना था कि वह बहुत ही अच्छा चित्र करने के लिए सीख जाए। उनका सपना तब पूरा हुआ जब उन्हें आइवी लता के आखिरी पत्ते को रंग दिया था। इसका आंसर यहीं पे
कंप्लीट हो गया। यानी कि फ्रेंड्स आज हम लोग इसका सेट इंग्लिश का सेट 1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और इसके पहले भी मैंने आप लोगों को कई सारा वीडियोस करवा दिया है, कई सारा सेट कंप्लीट करवा दिया। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके उसको भी देख लीजिएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा, कुछ समझ आ रहा होगा, तो प्लीज़ ऐसे ही और भी वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर भी कर सकते हैं। इसका इंग्लिश का सेट 2 सेट 3 मैं जल्द ही आप लोगों को करवा दूँगी एग्ज़ाम के पहले ही। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो प्लीज़ आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा। मैं इसका PDF वहीं पे आप लोगों को सेंड कर दूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स।